नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट दिया है। आज तक उन्होंने जो भी टारगेट दिया वो फुलफिल हुआ है। एशियन गेम में उन्होंने कहा भाई 100 मेडल जीत के आने, इस बार 100 पार 107 लेकर के आ गए। रियलिस्टिक टारगेट्स। यस, एंड दिस टाइम ही हैज टोल्ड द बीजेपी इस बार 350 पार। यस यस, 350 प्लस इन द लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आई थिंक ही सीम्स टू बी वर्किंग very hard towards it. रियलिस्टिक टारगेट्स। Yes, and if you notice, you know what, this could be part of the BJP strategy. In terms of the state government elections, they're not so worried about the state government elections. विधानसभा की जो चुनाव है, उनका भाई जहाँ जीतेंगे जीतेंगे, जहाँ नहीं जीतेंगे देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा, they're completely and totally focused on the लोकसभा. And I was told today, I'm not sure. We'll ask our guest, Mr. Jitin Gajaria sir. I think that's the name, right? बिल्कुल। Did Mr. Fadnavis brief Mr. Modi on the issue of Maratha reservation? I think he did, if I'm not mistaken. Anyway, let's ask him because Gajaria Sahab has to go, so we can't really delay. Gajaria Sahab, namaskar. नमस्कार 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 सर, नमस्कार। वंदे मातरम। How are you sir? How are you? वंदे मातरम। बढ़िया, आप कैसे? Welcome back to Nation Now sir. Welcome back. थैंक यू। अच्छा गजारी साहब, ये बताएं, ये मराठा आरक्षण का जो मसला है, अब ये सॉल्व कैसे होगा सर? बिकॉज हर जगह पे एजिटेशन शुरू हो गई है। कोई वो दांगड़ कम्युनिटी ने एजिटेशन शुरू कर दी है, कुनबी ने शुरू कर दी है, किसी और ने शुरू कर दी है। अब ये और मुझे तो ऐसा लग रहा है, वेरी फ्रैंकली, दैट इज माय ओन पर्सनल एनालिसिस, ये तो प्री प्लान्ड लग रहा है। जान जान के लोगों को खड़ा किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कि मराठा आरक्षण के एवज में, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने वादा किया था कि मराठा आरक्षण हम लोग देंगे, सरकार की छवि को किसी तरह बिगाड़ा जाए। गजरिया साहब जी देखिए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने वो एकदम अच्छे सूझबूझ से उसका सोल्यूशन निकाला था और उन्होंने एक रास्ता निकाला था। बाद में जब 2019 के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो जब कोर्ट में जो केस चल रहे थे उसके अंदर उन्होंने कोई एक्शन न लेते हुए, माने यहाँ तक कि कभी तो उनके वकील भी नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पूरा मामला बिगड़ने दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि महाविकास आघाड़ी के जो बड़े दो गठ रहे थे जी, कांग्रेस और शरद पवार जी, उनको कभी भी मराठा आरक्षण या मराठा को न्याय मिले ऐसा कभी चाहिए नहीं, इसलिए अब तक आज तक कभी उन्होंने इस पे काम नहीं किया था। और जहां तक बात रही उद्धव ठाकरे की, तो जब मराठा मुक्ति मोर्चा निकला था तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था सामना में ये कहकर के ये मुक्का मोर्चा होगा। तो तीन पार्टियां जो मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जरा भी संजीदा नहीं थी, जरा भी सीरियस नहीं थी, उन्होंने पूरा मामला बिगड़ने दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो ऑर्डर आया जिसकी वजह से ये बिगड़ा। अब उनको पता है कि वापस भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की और अजीत पवार साहब की गवर्नमेंट आई है तो ये एक इसका रास्ता निकलेगा और ये रास्ता निकालने की ताकत और सूझबूझ देवेंद्र फडणवीस जी में है। तो उसके लिए वो आज हर जगह पे जिसे कहते हैं आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज अब समझता है, फिर वो मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, कुणबी समाज हो, कोई भी, उनको पता है कि कौन सा नेता सीरियस है ये मसला सुलझाने के लिए। तो ये कोशिश करेंगे, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सारी की सारी कोशिश विफल जाएगी। Gajaria Sahab, you know, one of the most important things that the BJP continuously highlighting today was Article 370 and how it has helped. Today, first time, BJP का कहना है 1947 से, today the first time that शारदीय नवरात्रि कल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर में, कुपवाड़ा कश्मीर में शारदा मंदिर में पूजा हुआ आफ्टर 1947
The first time नवरात्रि में पूजा हो रहा है. It's a great achievement and the entire BJP says this is because Article 370 was imposed and all the kinds of good things happening after. Now this is very significant that कश्मीर में 1947 में शारदा टेम्पल में कभी पूजा नहीं हुआ, संडे को पूजा हुआ. गजर साहब, it's a great achievement for the BJP. Do you think that for the nation? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि कुपवाड़ा का ये जो मंदिर है वो जो हमारी महान शारदा पीठ है उसके रास्ते पे आता है जी. शारदा पीठ अनफॉर्चुनेटली आज भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ज्यादा दिन रहेगा नहीं वो वहां पे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल तो हिंदुस्तान में आ ही जाएगा. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए कश्मीर के अंदर तो जो अलगाववाद और जो ज्यादा भड़का वो 1980 में हुआ, लेकिन उसके पहले भी 1947 के बाद भी ये मंदिर में पूजा नहीं हो पा रही थी क्योंकि इच्छा शक्ति ही नहीं थी, सरकारों की इच्छा शक्ति ही नहीं थी. ये बहुत बड़ी बात है. आर्टिकल 370 को हटाने के बाद बहुत बड़ी चीजें हुई है, जैसे कि पिछले शनिवार को जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तो मैंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी कि श्रीनगर और जम्मू में भी पटाखे जलाए गए. आज जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में क्रिकेट देखा है उनको याद होगा कि जब पाकिस्तान जीतती थी तब पटाखे फूटते थे श्रीनगर में. आज भारत की जीत पर पटाखे फूट रहे हैं. ये बहुत बड़ा बदलाव है जी, और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है. और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो प्रदीप जी ने भी बात कही कि आई थिंक इट वाज इन मार्च दिस ईयर, 17 मार्च 2023 को अमित शाह साहब ने इनॉग्रेट किया था दोबारा शारदा माँ, मतलब शारदा माँ जो है वो पार्वती का रूप है, माँ पार्वती का रूप है. वो मंदिर का दोबारा इनॉग्रेशन आफ्टर रेनोवेशन अमित शाह साहब ने 17 मार्च इस साल को किया था और साथ में प्रॉमिस भी किया था कि बहुत ही जल्द जो शारदा पीठ है वहां पर लोग जा सकेंगे, विच इज फैंटास्टिक. आपको लगता है वो होगा जल्दी, मतलब कि शारदा पीठ एक बार फिर दोबारा शारदा पीठ बन जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी? जी एकदम, इस बात का तो यकीन है. मैं तो राह देख के बैठा हूँ कि मैं बहुत जल्द वहां पे दर्शन करने जाऊंगा. क्या बात है साहब, क्या बात है. गजराज साहब, राहुल गांधी जी फर्स्ट टाइम टुडे हिमसेल्फ took on the BJP allegations of परिवारवाद, because मोदी साहब जब भी बोलते थे परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, आज राहुल गांधी lashed out, he got back, he says what परिवारवाद are you talking about? परिवारवाद सिर्फ हम में, परिवारवाद in BJP also, and he highlighted the very fact that Rajnath Singh, Amit Shah, Anurag Thakur, these are the classic examples of परिवारवाद. Now Rahul Gandhi इस प्रकार से lash out करना to questions asked about him of dynastic politics and परिवारवाद. Now do you see a changing Rahul Gandhi? कि राहुल गांधी इतना एग्रेसिव कभी था नहीं. How do you see that statement, sir? जी देखिए, आप एक मूर्ख इंसान को कितने भी अलग कपड़े पहना लो लेकिन वो मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो विद्वान तो नहीं बन जाएगा. रही बात राहुल गांधी की परिवारवाद के ऊपर, भाजपा बीजेपी के ऊपर एलिगेशन करने की, तो मुझे ये बताइए अभी जो सरकार है केंद्र में उसके अगर हम टॉप 5 मंत्री गिने उसमें से कितने परिवारों में से आए हैं, पॉलिटिकल परिवारों में से आए हैं? एक भी नहीं. आज अगर हम जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उसमें से कितने परिवारों में से आए हैं? शायद कोई भी नहीं. तो राहुल गांधी के में इतनी भी समझ नहीं है कि वो रूल और एक्सेप्शन में फर्क नहीं कर सकते. इन कांग्रेस डायनेस्टी इज अ रूल. कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ना किसी परिवार से आना जरूरी है. भारतीय जनता पार्टी में इट वुड बी एन एक्सेप्शन. एक आधे केस गिना सकते होंगे कि जिसके अंदर परिवारवाद हुआ होगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है और वहां पे भी मेरिट के ऊपर सालों के बाद जब आदमी ने मेहनत की है तब जाके वो उस आदमी ने वो पद पे गया है. कांग्रेस में तो वैसा नहीं है. कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान और बड़े नेता को साइड पर रखा गया, नरसिम्हा राव जी जैसे बड़े विद्वान और नेता को साइड पर रखा गया, और राजीव गांधी जिनका पॉलिटिक्स में कोई तजुर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको रातों रात प्रधानमंत्री बनाया गया. राहुल गांधी ने 2004 में इलेक्शन लड़ा एमपी का. उसके पहले उन्होंने
राजनीति में कितने दिन बिताए थे? शायद एक भी नहीं। सेम अगर आप प्रियंका गांधी का भी देखो तो वहां पे तो बहुत क्लियर है, वहां पे तो आगे बढ़ने के लिए परिवार का होना जरूरी है। मेरिट, काबिलियत, एक्सपीरियंस ये तो बहुत बहुत बाद में आता है। तो राहुल गांधी ने परिवारवाद के ऊपर जितना बोलेंगे उतना वो खुद उसी कीचड़ के अंदर घुसते जाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा खुद को और अपनी पार्टी को एक्सपोज करते जाएंगे। राहुल गांधी मिजोरम में भी यात्रा शुरू कर दिया। He said we are going to win Mizoram. We are going to win all the 5 states. राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी जी talked a very important statement. He said to the Mizoram people, उन्होंने कहा कि I am going to protect your freedom. I am going to protect your tradition. I am going to protect your religion. Now he says we have been fighting the BJP and RSS, and Rahul Gandhi and Congress are on the target of RSS and BJP. Mizoram, everybody has to come together to defeat the fascist forces. Rahul Gandhi जी का कहना है। तो सर गजारिया साहब, is freedom, tradition and religion under threat in Mizoram? गजारिया साहब देखिए ये तो उन्होंने खुद राहुल गांधी ने जो लाइन दी हुई है वो वही लाइन है जो 1980 के दशक में उनके पिताश्री ने ली थी। राजीव गांधी ने, जहां पे इलेक्शन से पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मिजोरम को क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाके ये क्रिश्चियन कार्ड खेलना ये गांधी परिवार के लिए कुछ नया नहीं है। आज राहुल गांधी की जब यात्रा शुरू हो रही थी तो वहां पे स्टेज के ऊपर से बकायदा बाइबल पढ़ी गई। अब मुझे बताइए कि जब प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट हाउस का जब पूजा होती है, वहां पे पूजा करते हैं तो ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इनको जय श्री राम के नारों पे आपत्ति है, लेकिन खुद की यात्रा की शुरुआत ये बाइबल पढ़वाकर करते हैं। तो ये तो हमेशा से ये तो आज कांग्रेस का जब ये बोलते हैं कि हम अब आपके रिलीजन को बचाएंगे, कौन सी रिलीजन को बचाएंगे? क्रिश्चियनिटी को बचाएंगे। ये लोग माने हिंदुओं को एक तरफ ये कहते हैं कि सनातनियों का हम इराडिकेशन करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम धर्म को बचाएंगे। देखिए इनका हिंदू फेस जो है वो बार बार एक्सपोज हो रहा है और ये बौखलाहट ही है कि अभी इनको पता है कि जो थोड़े बहुत वोट मिल सकते। और रही बात नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक बहुत समझदार है, उनको पता है कि कौन सी सरकार ने उनको बेसिक एमिनिटीज दी, बिजली, सड़क, पानी, जो 70 सालों में कभी नहीं आया कांग्रेस के राज में, वो पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट को मिला। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टूरिज्म का बूम हुआ है पिछले 10 साल में, मैं खुद मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में सब जगह घूम के आया हूं एज ए टूरिस्ट। मैं आपको कह सकता हूं कि वहां पे जो टूरिज्म का बूम आया है और लोगों की सोच बदली है। ये जो इनका हम आपके ट्रेडिशन को, हम आपके रिलीजन को बचाने आए हैं, ये जो राहुल गांधी जो झूठे वादे करते हैं, जो उनके पिताश्री पहले कर चुके हैं, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि नॉर्थ ईस्ट के कोई भी लोग विश्वास करेंगे। इस बार भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका सुपड़ा साफ होना है। लेकिन जहाँ तक के क्रिश्चियनिटी को बचाने की का सवाल है, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी इन्होंने ऐसे किया था नॉर्थ ईस्ट में जाकर के। मुझे अभी तक याद है सोनिया जी खुद गई थी, उनके खुद के पोस्टर्स थे और वहाँ को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था बिल्कुल एज ए रोमन कैथोलिक, जबकि वो खुद बोलती हैं कि नई चीज़ है हिंदू। मेरा ये कहना है कि दिस इज बिन गोइंग ऑन नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इजंट देयर अ लॉ अगेंस्ट इट? कुछ मतलब ये गैर कानूनी नहीं है क्या? मतलब आस्किंग फॉर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी? नहीं, वो तो है, लेकिन कांग्रेस ये हमेशा से करते आ रही है जी। ये गैर कानूनी है। और इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, वो दूसरों को क्रिमिनल कहते हैं, खुद के अंदर झांकते नहीं है। रोज सुबह उठकर कांग्रेस या उनके एलाइज, डीएमके हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, रोज सुबह उठकर हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं और फिर कहते हैं, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज वो माइनॉरिटीज का होता है। उनका कहने का मतलब तो मुसलमान ही था। मोदी जी ने सही कहा कि देश के अंदर पहला हक गरीबों का है, फिर वो कोई भी धर्म का हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती,
हाँ, हमें हमें हमारे धर्म, हमारी कल्चर, हमारी अस्मिता, हमारे इतिहास और के ऊपर हमें गर्व है, और उसके लिए हम अपोलोजेटिक होने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितिन साहब, मुझे मालूम है आपको जाना है, शायद आई थिंक यू हैव टू लीव एट 8:30, वी स्टिल हैव अबाउट 10-15 मिनट्स टू गो। सर ये बताएं, हाल ही में अहमदाबाद में क्रिकेट मैच हुआ। ज़्यादातर में क्रिकेट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते नहीं हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब ये कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगे स्टेडियम में अहमदाबाद में। सर ऐसा है, उनके एक प्लेयर हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान साहब देखे गए हैदराबाद में नमाज पढ़ते हुए क्रिकेट ग्राउंड पे, ड्यूरिंग द ड्रिंक्स ब्रेक नमाज पढ़ रहे थे। उसके अलावा श्रीलंका के साथ जो मैच था उसमें देखा गया एक पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर मुसलमान बन जाएं तो यू विल बी सेव्ड ओनली देन, अदरवाइज आप सारी मतलब हजारों साल के लिए दोज़ख की आग में जलेंगे। दिस इज एक्चुअल फुटेज, मतलब ये सब है। तो नेचुरली लोगों ने आकर के, एंड देन ही डेडिकेटेड द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट वन ऑफ दोज माइनर टीम्स टू पैलेस्टाइन। तो नेचुरली लोगों ने आकर के वहाँ रिएक्शन तो होगा। ये पुराना हिंदुस्तान तो है नहीं, ये पुराना भारत तो है नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, दैट विल टर्न द अदर चीक। तो उसको लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये तो गलत हो गया। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा है चलने दीजिए, उनका मैटर है, वो जो मर्जी करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रो कांग्रेस, प्रो लेफ्ट यूनिवर्स जो यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर, बताएं। देखिए, जय श्री राम के नारे जो लगाए गए वो बहुत सही थे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर, देखिए जय श्री राम के नारे सबके आउट होने पे नहीं लगाए गए, मोहम्मद रिजवान के आउट होने पे लगाए गए जी। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने, इस प्लेयर ने एक बार नहीं बार बार हिंदुस्तान के साथ, जब 2021 में भी जब मैच हुई थी, 22 में मैच हुई थी, तभी भी मैच के बीच में उस आदमी ने नमाज पढ़ी थी। और उसके बाद इस आदमी को देखते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर ने, जब भारत हारी थी 2021 में, तो कहा था कुफ्र हारा ईमान जीता, इस्लाम जीता, कुफ्र हारा इस्लाम जीता। तो ये गुस्सा तो था ही। मुझे बताइए, जय श्री राम के नारे अफगानिस्तान की मैच में क्यों नहीं लगे? अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया तो भारत के फैंस ने सबको उनको सराहा, तालियां बजाई। लेकिन मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये व्यक्ति हर बार स्पोर्ट्स को के अंदर धर्म को डालता है, राजनीति को डालता है, इसीलिए हुआ। बाकी जो बात रही है लिबरल्स की और जो लेफ्टिस्ट की, तो एक बताता हूँ, कुछ इसमें से कुछ लिबरल्स ने डाला कि अहमदाबाद का क्राउड बहुत बेकार था। 1999 के अंदर चेन्नई के अंदर जब पाकिस्तान जीती थी तो वहां के लोगों ने तालियां बजाई थी, ये चेन्नई का है। उनको ये मालूम नहीं कि जब 1998 1999 के अंदर चेन्नई के क्राउड ने पाकिस्तान के क्रिकेटर के लिए तालियां बजाई थी, उसके 4 महीने के बाद पाकिस्तान कारगिल में घुस गया था। हमारे सिपाही सौरभ कालिया की बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था। हम पे एक जंग हम थोपी गई थी, जंग जो जरूरी नहीं थी वो जंग थोपी गई थी। तो भारत अब तो बदल गया, ये नया भारत है। ये ईद का जवाब। No, but that is very silly. That is Mr. Stalin's son, the same gentleman by the way, who has put it out on his Twitter handle. उन्होंने खुद के अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाया है कि ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, चेन्नई के अंदर जब पाकिस्तान जीता था, हमको हराया था, तो पूरे चेन्नई के क्राउड ने वोट करके तालियां बजाई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और आज जय श्री राम हो रहा है। एक बढ़िया बात बताता हूँ, एक हिपोक्रेसी की बढ़िया बात बताता हूँ, ये स्टालिन की और डीएमके की। ये वही डीएमके, यही स्टालिन है कि जिन्होंने कुछ वर्षों तक श्रीलंकन प्लेयर्स को चेन्नई के अंदर नहीं खिलवाना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने श्रीलंका की एक भी मैच चेन्नई में होने नहीं दी जी। और आज ये टॉलरेंस सिखाने उतरे हैं जी। दुरुस्त बात है। बट द ओनली थिंग इज व्हिच इज वेरी सैड, मैं एक आई विल एंड दिस विद दिस, देन प्रदीप जी वांट्स टू कम इन। सर पाकिस्तान में जब भारत की टीम जाती थी पहले, अब तो थैंक गॉड वी हैव स्टॉप्ड ऑल बायलैटरल क्रिकेटिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान के। कोई बायलैटरल मैच हम नहीं खेलेंगे साहब आपके साथ। आईसीसी इवेंट्स आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। वहां पर जो अल्लाह अकबर के नारे जो लगते थे वो ठीक है,
उसके ऊपर मैंने तो नहीं देखा। ये सारे हमारे जो जर्नलिस्टिक कलीग्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम अर्निंग अबाउट 2.5 करोड़ अ मंथ एंड 3 करोड़ अ मंथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइटिंग अबाउट कि ये अल्लाह अकबर आप कैसे मतलब बोल रहे हैं क्रिकेट मैच के दौरान, भले वो लाहौर हो, भले वो कराची हो, भले वो पेशावर हो, हमने खुद सुना है साहब, राइट फ्रॉम वेयर 1978 अप टिल टुडे। जो भी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर गई है उसको सामना करना पड़ा पूरे स्टेडियम का अल्लाह अकबर बोलते हुए। ये क्या है, ये विडम्बना क्या है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान का, मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। 1984 का मुझे अभी भी याद है, मैं रेडियो पे सुन रहा था जी। 1984 के अंदर वनडे खेल, सेकंड वनडे चल रही थी फैसलाबाद के अंदर, जिस दिन हमारी प्रधानमंत्री तभी की इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी जी, और ये बाद में न्यूज़पेपर में भी आया। वहां के क्राउड ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई जब ये न्यूज बाहर आई कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई है जी। 1989 के अंदर हमारे कैप्टन कृष्णामाचारी श्रीकांत जी, उनको एक फैन ने थप्पड़ मार दिया जी, पब्लिकली, उसी समय ऑन द पिच नहीं, आउट ऑफ द पिच, but sir, he came into the stadium, he came into the playing area, yes. and दूसरा, हमारे प्लेयर्स मनोज प्रभाकर थे और उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई उसी सीरीज के अंदर जी। माने पाकिस्तान ने हर बार हिंदुस्तान जब भी खेलने जाता था तो अल्लाह अकबर के नारे तो एक थे, लेकिन उन्होंने तो फिजिकल वायलेंस किया हुआ है। हमारी प्रधानमंत्री की हत्या के ऊपर उन्होंने चीयरिंग की हुई है। लेकिन हमारे जो कुछ लिबरल्स हैं, वोक्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो हमेशा से, मैं कहता हूं कि ये उनकी फेयर एंड लवली वोकिज्म है कि हम उनके जैसा होना नहीं चाहते। भाई साहब, आप लड़ाई फेयर एंड लवली से नहीं जीत सकते हो। आपको सर यही रीजन है व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस अप। द न्यू थिंग व्हिच हैज कम अप इज, फॉर एग्जांपल, आई डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस अप बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अरुंधति रॉय जी के खिलाफ जो अभी केस हुआ है, प्रॉपर परमिशन मिली है कि उनके खिलाफ केस कर दिया जाए, ये डिस्कवर हुआ है, एंड दिस बाय द वे इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कि इनको भारत के खिलाफ, भारत के की जो एक सभ्यता है, परंपरा है, हिंदुत्व है, उसके खिलाफ लिखने के लिए इनको काफ़ी मटेरियल बेनिफिट्स मिले हैं। ये इसकी बैकग्राउंड है। ये बाकी लोग जो हैं, आपको लगता नहीं है इनकी भी एक तफ्तीश होनी चाहिए ये जानने के लिए कि हमेशा ही ये सबसे पहले क्यों कूद पड़ते हैं जब जय श्री राम का नारा लगता है या भारत जीतता है? गजरिया साहब जी, सबके ऊपर होनी चाहिए और सबके ऊपर होगी। न्यूज क्लिक के ऊपर शुरू हुई थी, अरुंधति रॉय के ऊपर हो रही है। बहुत से लोग जो भारत को नीचा दिखाने के लिए और खास करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए लिखते हैं, उनका सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। गजरिया साहब, राहुल गांधी जाति जनगणना every day, it's a every day continuous sloganeering. 2024 where he says if India alliance comes into, we will see that this is implemented immediately. Now the BJP stand is that you are spreading the venom, the poisonous venom of Jatiwad in the complete country, हर जगह। और बीजेपी आगे जाके कह रहा है कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका was done before Bihar census and Kaka census was done. You have been 2011 से you have been very purposefully keeping it the low profile, इसको उगने नहीं दिया। अभी मोदी सरकार आया तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है। यो कासिंग बोले कि 90 में से सिर्फ 3 ही ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिसर्स है जो, तो व्हाट इज दिस? बीजेपी सेज दैट कांग्रेस इज स्प्रेडिंग द venom or poisonous venom of Jatiwad in the society. Gajaria sir. See, Congress is very uncomfortable because Congress is seeing the unification of what I would call the nationalist voices in India. Okay, now which is the way they can break it? By being casteist. The question is, in 2011, when the first time the topic of caste census came up, who was the first person to oppose it? Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. After that, in the states where they were ruling, they never did this. But one very interesting thing, which I'm very surprised that nobody from the mainstream media asked Rahul Gandhi, can Rahul Gandhi please tell us who was the last OBC president of Congress?
जी. I'm sure he would not be winning. So Rahul Gandhi is trying his best, and this is not just to win the election. This is also to win the resurgence of the nationalist voice in India. ये इलेक्शन तो एक बहाना है, लेकिन हिंदुओं को बंटवाना है. तो जहां तक कि राहुल गांधी जी का प्रश्न है, जिस प्रकार वो ओबीसी का जो अभी मुद्दा बार बार निकाल रहे हैं, एकदम ये क्या हो गया कि अभी आप ओबीसी का मुद्दा जो है निकाल रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट में जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, इट हैज नाउ बिकम एन एक्ट? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, और इज देयर समथिंग डीपर टू इट? No, there is deeper to it. It is a ploy to divide the Hindus. Absolutely, it is a ploy to divide the Hindus. They are also seeing politically that OBC is the political backbone of Bharatiya Janata Party. जी. And they want to basically start creating, trouble. So what they want to do is, उनकी जो minority vote bank जिनके लिए वो appeasement करते रहते हैं, उनको वो बचानी है, और साथ में the other vote, जो हिंदू वोट है, उसको उन्हें डिवाइड करना है. लेकिन the bigger sinister game over here is that it is not just political. They want to divide the civilization, because they are seeing that the civilizational resurgence in India is happening at a fast pace, and they want to stop it. So in effect, you divide the entire Hindutva universe into all the castes and subcastes and sub-subcastes, the way it used to be earlier, and then pick and choose as to what you need to do. Is that what you're saying? Absolutely. Congress is employing the ploy which was used be it by Muhammad of Ghazni, Muhammad of Ghuri, Alauddin Khilji, or the Mughals later. Divide Hindus and consolidate their own people, and then rule the country. Right. Gadar sir, one last, Rahul Gandhi today also talked that small businesses have been destroyed by BJP and Prime Minister Modi's various decisions. He says the GST and demonetization is the classic example. The छोटे उद्योग totally out of order चला गया है, and MSMEs have been destroyed. He says MSMEs was providing jobs, were providing employment, and the entire basic structure of the MSMEs has been destroyed. That's what Rahul Gandhi says. So how do can you justify what he says? I mean, he says the policies of Prime Minister Modi has destroyed the small business industries, small businesses, sir. So first of all, I mean, after demonetization happened, BJP swept all elections that were taken. Even today, the small traders, the small businessmen are, one of the most vocal supporters of the BJP. By the way, I am a director and a CEO of a MSME myself. Okay, from the time that demonetization was announced till today, my company has gone 3.5 times. And this is the case with most of the MSMEs. Actually, the fact is, because of what happened in demonetization and GST, a lot of structure has come into Indian economy. It has boosted Indian economy. It has also ensured, along with Mudra loans and other loans and other ease of business, it has ensured that businesses are run well, they are run in a proper manner, and also the businesses help themselves and they help the economy. And that's why Rahul Gandhi is, opposing GST today. Then why was Congress taking credit for GST when GST was announced? They were saying, ये हमारी idea थी. Now over here, Mr. Gadare, this really is the last question. I know you really have to go now. The point is, what do you think is the alternative model? I put this question to everybody. What is the alternative model to the Modi model of development, which is in operation today in India? What is the alternative model that the India Alliance has? Have you been able to figure that out? What is the economic model? What? A total welfare state where everything will be available for free, where you will have free electricity, free water, free education, free health, free travel, free everything. Is that it? Or, I mean, what? Have you been able to figure it out? See, Congress and its allies, their model of economy can be explained as the 3S model of economy. The 3S over here are scheme, scarcity, and scam. Scheme announce करो, झूठे welfare की, उसके ऊपर scarcity create करो, और scarcity create करने के बाद उसके ऊपर scam करो.
कर्नाटका की हालत आज ये हो गई है कि कर्नाटका ने अब उत्तर प्रदेश से 300 मेगावाट बिजली का अग्रीमेंट करना पड़ा है। कर्नाटका के अंदर जो इन्होंने फ्रीबीज निकाले, पहले तो ये फ्रीबीज पूरे के पूरे दे नहीं पा रहे, और जहां जहां पे भी उन्होंने फ्रीबीज का डाला वहां पे आज कर्नाटका के अंदर इतनी हालत खराब है लोगों की कि लोग आज गुस्से में हैं। वहां के जितने भी बस ऑपरेटर्स थे, Bangalore is a big city, especially when it comes to, because of the taxis and other things. People are crying. कांग्रेस का लेकिन ये पुराना मॉडल है, सबसे पहले स्कीम निकालो कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, जिससे स्कैर्सिटी तो क्रिएट होगी। अगर स्कैर्सिटी क्रिएट होगी तब जाके ये लोग स्कैम कर पाएंगे। तो ये 3S मॉडल ही ये दे सकते हैं। But very early days yet, Mr. Kajaria. I think we should wait with our judgment with regard to Karnataka. It's very early days yet. I agree that there are lots of problems because Pradeep ji, they promised free travel for women. Very unfortunately, all the taxi drivers, all the auto drivers, and everybody else says, "Hey, what about us?" Because earlier, all the taxis and autos, the women were using. Now they're not using it. They Women use are not only going state at all. transport buses. And I last agree. 2 दिन से the absolute scarcity where lights are concerned, electricity is concerned. No, the so which is true, which is why you've not had enough production of electricity in Karnataka. But then, according to the new power model that there is in the country, you can buy it from anywhere. So, which is all right. They can even buy it from Mizoram if they want. There's the problem. But in any event, Mr. Kajaria, great pleasure talking to you as always. Thank you very much, sir. And Thank you. I hope what you said actually comes true. That all of us are actually able to go and pray at the Sharda Peeth. बहुत जल्दी शारदा पीठ पर हम सब लोग जाकर के माँ शारदा का दर्शन करें, जो आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अगर वो जल्द से जल्द आए और एक बार फिर शारदा पीठ जो है, it should come back into its old glory as one of the greatest centers of learning in India. I hope that happens. Mr. Kajaria, thank you very much. Vande Mataram. धन्यवाद। वंदे मातरम। You know the idol for this particular temple, Yes, yes. which is just been opened, और तिटवाल के पास जो है वो नया जो टेम्पल बनाया है, पुराना है actually. The idol was sent from Sringeri. The Shankaracharya of the Sringeri Mutt, he himself went over there, had it installed, and it was inaugurated by the Home Minister Mr. Amit Shah via video link. So I think that's a great thing. कि नवरात्रि के वक्त पहली बार वहाँ पे नवरात्रि 1947 के बाद. But I really want to know, because I can't find it anywhere. If somebody can help me out over here, where is the old idol? जो पुरानी शारदा माँ की जो वहाँ पर मूर्ति थी वो कहाँ है? कि नहीं आपको वहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ी? क्या उसको तोड़ दिया गया? क्या उसको लूट के ले गए? क्या हुआ उसका मतलब? I really would like to know. But it's a great thing. But the things have begun. I mean, puja shuru ho gaya. Navratri, first time since 1947. But that's really truly wonderful. What is wonderful is wonderful. What is not wonderful, Pradeep ji, is the price rise. Let's be very clear. आज की तारीख में the kind of prices we've had to pay for everything. This Navratri also, all the dresses for the dandiya, all the girls are complaining, और dresses जो हैं dandiya की इतनी बढ़ गई